इस जूरी में बैठने का जो मौका मिला, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ, क्योंकि हालांकि मैं दिल्ली में रहती हूँ और उस समय भी मैं दिल्ली में ही थी और जो कुछ हो रहा था दिल्ली में उससे पूरी वाकिफ थी और जितना हो सकता था उसको फॉलो करती थी, पर मैं कभी वहाँ गई नहीं। ना तब ना उसके बाद मैंने वो एरिया अपनी आंखों से नहीं देखा है। तो मुझे जिस तरह की जानकारी इस जूरी का हिस्सा होने से मिली है और जो मेरी समझ उसके बारे में बढ़ी है और एक इतिहासकार होने के नाते जो सब मैं जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अपनी रिसर्च है, अपनी पढ़ाई लिखाई है, उसमें मुझे बहुत एक नए तरह के डायमेंशन, एक नई तरह की समझ जो है हुई है। कई चीजें जो एक तरह कोने में रह जाती है वो आंखों के सामने आ गई। तो इसके लिए मैं कारवां मोहब्बत और दूसरे सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं अपने कुछ जो मेरे रिएक्शन है मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने आज़ादी के पहले और आज़ादी के इमीडिएटली बाद पार्टीशन के वक्त के जो सारे दंगे हैं उनको बहुत क्लोज क्वार्टर से देखा है, उस पर काफी रिसर्च करी है, उसके बारे में पढ़ा है, लिखा है, पढ़ाया है। तो एक चीज जो मुझे इमीडिएटली स्ट्राइक करी कि ये दंगे जो थे ये दिल्ली में हो रहे थे और दिल्ली का एक हिस्सा जो था वो बिल्कुल बुरी तरह अफेक्टेड था। पर मुझे मालूम है कि दिल्ली के पूरे जितने और हिस्से थे वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे। ऐसा था कि जैसे दिल्ली के उस हिस्से में कुछ हो ही नहीं रहा है। ये बिल्कुल अजीब बात थी, क्योंकि मैं अगर आपको जो दिल्ली के दंगों के बारे में बताऊं जो सितंबर 1947 में हुए थे, आजादी के 20 दिन बाद, जब 5000 लोग मारे गए थे इस शहर में। नई नई आजादी थी उस वक्त और उस वक्त जो हालात थे, लाखों की तादाद में रेफ्यूजी जो थे दिन पर दिन पश्चिम पंजाब से आ रहे थे और सब अपने घर खो के, अपने फैमिली मेंबर्स मारे गए थे, किस तरह से वो बच के आए थे वो सब विटनेस थे, किस तरह गाड़ियों में लाठी देखी जाती थी। वो लोग थे जिनको बहुत गुस्सा था। तो ये राइट्स उसलिए थे क्योंकि वो एक बैकग्राउंड था और दूसरी वही ताकतें जो आज बहुत पावरफुल है उस वक्त भी जोरों से काम कर रही थी, सांप्रदायिक ताकतें, उनको उकसाने के लिए। पर बात ये है कि 5000 लोग उस दंगे में मारे गए। यहाँ हम 50 की बात कर रहे हैं, तो आप स्केल का अंदाजा लगा सकते हैं किस स्केल पे दंगे हुए उस वक्त, क्या हालात थे। और आजादी मिलने का 20 दिन पहले मिली, नया शासन था और 5-6 दिन के अंदर वो दंगे कंट्रोल कर लिए गए। 2 लाख मुस्लिम रेफ्यूजी बन गए थे वो 5-6 दिनों में। पुराना किला में कैंप लगा था, वहां 2 लाख रेफ्यूजी रखे गए थे। पर अक्टूबर के शुरू में HM पटेल लिखते हैं, जो उस वक्त कैबिनेट सेक्रेटरी थे या सेक्रेटरी उसके थे, इंचार्ज थे, वो कोऑर्डिनेशन पूरी कमेटी बनी थी, कि अब मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि दिल्ली के किसी भी हिस्से में मुसलमान जो है बगैर किसी खौफ के घूम सकते हैं, चल सकते हैं, उनको पूरी हिफाजत है। 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर इतने बड़े हालात से पूरा देश गुजर रहा है, दंगे चल रहे हैं दूसरी जगह में, ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन चल रहा है। पर जब एडमिनिस्ट्रेशन का डिटर्मिनेशन हो, जैसे कि गोपाल पिल्ले जी ने बताया, और यहाँ प्राइम मिनिस्टर डाउनवर्ड्स पूरे उस पे लगे हुए थे, महात्मा गांधी को कहा कि आप जल्दी से दिल्ली आए और वो आए, कलकत्ते में जहां वो ये सब काम ही कर रहे थे दंगे रोकने का। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है तो कुछ भी हो सकता है। ये पैमाने क्या थे? एक एरिया दिल्ली का इजी जो कंट्रोल हो सकता था, टोटल आखिर में जाके भी आप 50 की गिनती कर रहे हैं जो लोग मरे। अगर आप उसको डबल भी कर लीजिए, ट्रिपल भी कर लीजिए, तो कोई ऐसी चीज नहीं थी जो कि एक पूरा शासन जहां सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी हुई है, प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, आपके पास पता नहीं लाखों की तादाद में सिक्योरिटी पर्सनल है, विद इन आवर जो आप ला सकते हैं।
फिर भी हम इतने से दंगे नहीं कंट्रोल कर सकते? कोई मानने को तैयार है? ये हो सकता है? अगर हम नहीं उधर देख रहे होते, जैसे भगत सिंह ने कहा था 93 इयर्स पहले जब बॉम्ब फेंका था, हार्मलेस बॉम्ब असेंबली में, कि क्यों फेंका है? टू मेक द डेफ हियर। अगर डेफ है तो उनको कैसे आप सुनवा सकते हैं? अगर ब्लाइंड है तो कोई कैसे उनको कुछ दिखा सकता है? अगर दिल्ली के शासन में बैठे नाक के नीचे दंगे हो रहे और किसी की जू नहीं रही थी, तो इसके जो नतीजे हैं हम सब खुद लगा सकते हैं। ये कॉम्प्लिसिटी वर्ड जो है, ये बहुत जरूरी वर्ड है। यहाँ पे सिर्फ पुलिस कॉम्प्लिसिटी नहीं है, ये पूरी स्टेट की कॉम्प्लिसिटी के बगैर नहीं हो सकता। ये क्यों हम देखते हैं कि स्टेट के जितने ऑर्गन थे, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज हो, वो भी हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी सामने आके कुछ करने को तैयार नहीं है। जब पेशेंट वहां जाते हैं, खासकर मुसलमान पेशेंट, तो उनको अलग रख दिया जाता है। क्यों? कहीं भी तो कहीं एक मैसेज रिटन, अनरिटन, स्पोकन, अनस्पोकन गया है ना कि ये होने दो। और कॉम्प्लिसिटी, बहुत सारे जो हमारे विटनेसेस हैं उन्होंने कहा कि वर्दी में लोगों ने गोलियां चलाई। अब वो ये नहीं कह सकते कि वो पुलिस बनते नहीं थे, उनको क्या पता, वो थोड़ी पहचानते हैं। और उन्होंने कहा जिन लोगों ने वर्दी पहनी हुई थी गोलियां चली, और गोलियां उस तरफ से आई जहां पुलिस थी। तो ये सारी चीजें हम अनदेखी नहीं कर सकते। हम हिंदुस्तान के नागरिक, हम दिल्ली के नागरिक, हमारे स्टोन थ्रो पे ये सब हो जाए, हम सोचते हैं हम सेफ है क्योंकि ये जमुना पार हुआ, और जमुना के इस तरफ नहीं हो सकता। या हमारे दूसरे जो भाई बंधु है, कोई यहाँ रहते हैं, वहां रहते हैं, गांव में रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, उन पे नहीं हो सकता। ये हमारा जो एटीट्यूड है, इसको हम किस तरह बदले, ये हम सबको सोचना है। कैसे हम अपने नाक के नीचे ये सब होने दे सकते हैं और इससे हमें तकलीफ नहीं होती, और हमें इसका पूरा जो है रियलाइजेशन नहीं होती। इससे हमें सबकी सोचने की जरूरत है। कुछ चीजें जो मुझे बहुत स्ट्राइक करी ये पूरे विटनेसेस के टेस्टिमनीज में, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक तो विटनेसेस दोनों कम्युनिटीज के थे जो उस दिन जूरी के सामने आए। हिंदू थे, मुसलमान थे, बूढ़े लोग थे, यंग बच्चे थे, 16 साल के, 17 साल की लड़की थे, लड़के थे, पूरा क्रॉस सेक्शन सोसाइटी का हमने मिला। और लोग बहुत ऑनेस्टली अपनी बातें बता रहे थे। कुछ लोग थे, उन्होंने कहा हमारे नेबर्स ने हमारी पूरी मदद की। हमारे मुसलमान जो विटनेस थे उन्होंने कहा हमारे हिंदू नेबर्स ने हमारी पूरी मदद की, हमें 3-3 रात अपने घर में छुपाए रखा, और अगर वो नहीं होता तो बहुत ज्यादा नुकसान होता और बहुत ज्यादा मौतें हुई। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हमें ये बताया कि नहीं, हमारे ही नेबर्स जो थे वो मॉब का, क्राउड का हिस्सा थे जो हमें आगे। एक छोटी लड़की थी 17 साल की, उसने कहा कि मेरे अपने क्लासमेट्स थे उस क्राउड में जो हमारे घर को अटैक करने आ रहे थे, हमारी ही गली में। तो दोनों तरह की चीजें थी, ये ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर नहीं है। इंसानियत भी हमें दिखाई दी, हैवानियत भी दिखाई दी, दोनों ही हमारे समाज का हिस्सा है, और वहां दोनों चीजें हुई। इशू ये है कि हम किसको बढ़ावा देते हैं, किसको पकड़ के आगे चलते हैं। होता तो हमेशा दोनों चीजें आपके आसपास रहती है। तो ये भी कहना गलत होगा कि वहां पे बिल्कुल पूरी कम्युनलाइजेशन या पोलराइजेशन हो चुकी थी और लोग एक दूसरे की मदद करने ये नहीं आ रहे थे, और ये भी कहना गलत होगा कि वहां पे कम्युनलाइजेशन नहीं हुई थी और अपनी ही गली में जो लोग हैं वो आपके खिलाफ नहीं आ गए थे। दोनों चीजें हुई। दूसरी चीज, जो पहले जो भी हुआ हो ना हुआ हो, बहुत सारे लोगों ने कहा हमारे आपसी संबंध बहुत अच्छे थे। 30-35 साल से हम लोग सब, दोनों कम्युनिटीज के लोग एक ही गली में एक साथ रह रहे थे, खासकर शिव बिहार में। हमें लगता है शिव बिहार के बहुत सारे लोगों ने कहा बहुत मिक्स्ड कम्युनिटी, पर अब जो हो रहा है उसके बारे में हमें सोचना है। अब जेन्युइनाइजेशन हो रहा है। अब सबने कहा कि अपनी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए लोग जो है मुसलमान गलियों की तरफ जा रहे हैं और हिंदू जो है हिंदू मोहल्लों की तरफ जा रहे हैं। तो इसको हमें कैसे रोकना है, इसके बारे में सोचना चाहिए। तो ये दरारें जब पड़ जाती है, जैसे गांधी जी ने कहा था कि एक बार दिल अगर बट गए तो देश को कैसे बचाएंगे, इसलिए दुआ करी गए दिलों को जोड़ने के लिए। इफ द सोल ऑफ इंडिया इज लॉस्ट, व्हाट आर वी गोइंग टू से?
व्हाट इज कंट्री विदाउट अ सोल? तो वो सवाल हमारे सामने है। जो हुआ उसको हमें इन्वेस्टिगेट करना है, जिन्होंने क्राइम्स किए उनको पनिश करना है, पर उसके बाद जो हुआ, जिन्होंने मदद नहीं की, वो भी हमको देखना है, और फ्यूचर में हमको क्या करना है, इसमें से क्या सीखना है, ये भी हमको देखना है। तो ये पूरी जो रिपोर्ट बनाई गई है, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स इसमें है। पास्ट को भी देखना है, प्रेजेंट को भी देखना है, फ्यूचर को भी देखना है। जो इन दंगों से पीड़ित लोग हैं, सबसे पहले उनको हम कैसे मदद कर सकते हैं, वहां क्या क्या हमने देखने को आया, हमें अचंभा हुई कि दिल्ली सरकार, जो कि अपने आप को बहुत आम आदमी की सरकार कहती है, उन्होंने कॉम्पेंसेशन 26 करोड़ दिया है टोटल। जनवरी 21 के आंकड़े हैं, उनके अपने सरकारी आंकड़े 26 करोड़। अभी थोड़े दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि अमिताभ बच्चन ने अपना घर बेचा है गुलमोहर पार्क में 23 करोड़ में। साउथ दिल्ली के एक घर की कीमत में आपने हजारों लोगों के कॉम्पेंसेशन के लिए, एक जनाब आए थे, उन्होंने बताया कि उनका 45 लाख का नुकसान हुआ है, और उनको कितना मुआवजा मिला है? 12,500। 12,500 इस वक्त दिल्ली की मिनिमम वेज लेबर की जो है, अनस्किल्ड लेबर की मिनिमम वेज इस वक्त 14,000 के ऊपर है। आपके डोमेस्टिक सर्वेंट को आप उससे ज्यादा देते हैं। वो मुआवजा आपने बिजनेसमैन को दिया 45 लाख के लॉस। ये प्रो पीपल गवर्नमेंट, मतलब वो मैं एक कहना चाहती हूँ कि हमें स्टेट एटीट्यूड में क्या चीजें दिखी। हमें कॉम्प्लिसिटी दिखी पुलिस की वायलेंस में, हमें कैरलेसनेस दिखी ब्यूरोक्रेसी की, हमें ब्यूरोक्रेटिक एपिथी दिखी, हमें करप्शन दिखी। पुलिस के बारे में कितनों ने कहा कि वो दिखाते फोन आते हैं कि तुम्हारा वीडियो मिल गया है, आ जाओ, अब जेल से बचना है तो लाओ पैसे। ये सब भी चला है, जोरों से चला है, सबको ही पता है। लाजमी है, हमारी पुलिस कहती है, हमारी जैसी है, अलग तो नहीं है। जितना करप्शन हम सब में उनसे थोड़ा ज्यादा ही है, कम पीछे रहने वाले तो नहीं है मेरे ख्याल से। और दूसरी बात यह है कि कम्युनल बायस इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में, जब चाहे वो हॉस्पिटल में चाहिए, चाहे पुलिस में जाइए, ब्यूरोक्रेसी में जाइए, एक कम्युनल बायस आपको देखा, और एंटी पुअर बायस। एक हमारे सामने एक बहुत गरीब, बहुत बूढ़े कपल, एक हिंदू कपल आए, उन्होंने अपनी टेस्टिमनी दी। वो मियाँ बीवी सब्जी की रेहड़ी लगाते हैं, और सब जो वीकली मार्केट होती है वहां जाके वो स्टॉल लगाते हैं सब्जी का, और वो किराएदार थे किसी मकान में, और उनका मकान जला दिया गया। उनको एक पैसा नहीं मिला क्योंकि वो किराएदार है। कॉम्पेंसेशन मकान मालिक को मिलती है, अगर आप किराएदार है तो आपका कोई लॉस नहीं हुआ। उन्होंने बेटी की शादी के लिए कुछ चीजें जमा की थी, 1,00,000-1.5 लाख की, वो सारा गया, उनका सब कुछ गया, उनकी रेहड़ी गई, उनकी सब कुछ, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। उनके पास कहीं जाने को नहीं था। जब उनका घर जल गया तो घर के सामने सड़क पे बैठे रहे। वो रिफ्यूजी कैंप भी नहीं गए, क्योंकि रिफ्यूजी कैंप में जाहिर है वहां दूसरी कम्युनिटी के लोग ज्यादा थे, डिस्कम्फर्ट फील हो रही होगी, मुझे नहीं पता क्यों नहीं गए। उन्होंने कहा हम कहीं नहीं गए, हम वहीं बैठे रहे। ऐसे तो ये भी नहीं, एक कम्युनल बायस और एक एंटी पुअर बायस, एक लोगों की तरफ जो हमारी एक एलियनेशन है कंप्लीटली हमारे एडमिनिस्ट्रेशन। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं गवर्नेंस की, इसकी उसकी, पर कंपैशन नहीं है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, बिल्कुल एफिशिएंसी भी नहीं है और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। ये तीन चीजें कम से कम जो एक एडमिनिस्ट्रेशन में होनी चाहिए, उसका कंप्लीट एब्सेंस हमें यहाँ पे दिखाई दिया। और टोटल ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस, कई लोग बोल चुके हैं, मैं लंबा नहीं बोलना चाहती, पर ये मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि जब हमें उस दिन कुछ लॉयर्स जो थे, ये यंग लॉयर्स जो थे, बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे यंग लॉयर्स, बिल्कुल जो बहुत पैसे कमा सकते हैं, वो अपनी पूरा टाइम दे रहे हैं इस चीज के लिए, उन्होंने कहा कि जो चार्जशीट हमारे सामने बन के आई है वो इतनी हास्यास्पद है। नदीम खान ने अपना टेस्टिमनी दिया, इन्होंने बताया बड़े डिटेल में, आई होप आपको भी एनलाइटन करेंगे, हमें तो बहुत एनलाइटन किया इन्होंने, कि जो चार्जशीट है वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि आप हंसे या रोए। जिस पुलिस ऑफिसर ने उस पे साइन किया है, जिस मैजिस्ट्रेट ने उसको एक्सेप्ट किया है, उसको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर इतनी डिस्क्रिपेंसीज है कि कोई भी रिस्पेक्टेबल आदमी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा। और ऐसे ही चार्जशीट के बेसिस पे मैं जेएनयू से आती हूँ,
एंटी नेशनल जगह आप सबको ही मालूम है। हमारे कितने स्टूडेंट ऐसे ही चार्जशीट के बेसिस पे अभी तक जेल में सड़ रहे हैं, कुछ नहीं है उनमें, टोटल मतलब फैब्रिकेटेड चार्जशीट है। और ये कभी मत भूलिए, इन राइट्स और एंटी सीए एंटी एनआरसी की जो एजिटेशन थी उसका कनेक्शन वो नहीं है जो सरकार आपको बताती है, पुलिस बताती है कि उन्होंने ये साजिश करी और ये राइट्स किए। कनेक्शन ये है कि उस मूवमेंट को दबाने के लिए, उसको कुचलने के लिए ये राइट्स जो थे किसी ना किसी तरह से हुए। अब कैसे हुए मैं तो नहीं बता सकती, किसके इंटरेस्ट में थे मैं भी नहीं, ये भी नहीं बता सकती, पर इतनी अकल है कि लगता है कि कुछ डीप कनेक्शन दोनों चीजों के बीच में है। थैंक यू।